हेलो दोस्तों, हमने चैप्टर 1 के पार्ट 1 में कवर की प्री नेटल डेवलपमेंट और इन्फेंसी की स्टेज और हमने उससे रिलेटेड सारी चीज़ों को उसमें कवर किया। अब हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे बाकी की स्टेजेस और उनके इम्पॉर्टेंट फीचर्स और चैलेंजेस। तो स्टार्ट करते हैं चाइल्डहुड से। चाइल्डहुड के अंदर हम बात कर लेंगे अर्ली चाइल्डहुड और मिडल और लेट चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड के अंदर 2 to 6 ईयर्स के बच्चों के बारे में बात करेंगे और मिडल और लेट चाइल्डहुड के अंदर 7 से 11 साल के बच्चों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जानते और समझते हैं कि चाइल्डहुड में क्या क्या चीज़ें होती हैं। बच्चे का जो वातावरण है उससे इंटरेक्शन उसका बढ़ जाता है। जैसे उसके एक्सपीरियंसेस होते हैं वैसे वैसे उसकी सोच में फ़र्क आता है, उसके इंटरेक्शंस होते हैं, वो फिज़िकली मैच्योर होता है और उसकी कार्य करने की क्षमता में धीरे धीरे बेहतर होना शुरू हो जाती है। बच्चों के फिजिकल फीचर्स की बात करें तो अब इस उम्र के अंदर बच्चे टॉल और लीन दिखते हैं। उनका जो बेबी फैट होता है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है वो बेसिकली 2 प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। इसमें आपको 2 नाम याद रखने हैं, सिफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। सिफेलोकॉर्डल मतलब जो डेवलपमेंट होता है वो हेड टू टो होता है। इसमें इसको ध्यान से समझेंगे कि अगर एक छोटा सा बच्चा है तो सबसे पहले अपना सिर का कंट्रोल करता है, गर्दन का कंट्रोल करता है, फिर बैठना सीखता है, फिर वो खड़ा होना सीखता है और फिर वो चलना सीखता है। ये क्या है, सिर से पैर तक के डेवलपमेंट के बारे में बात हो रही है। तो इसमें जो डेवलपमेंट है वो 2 डायरेक्शंस को फॉलो करता है। 2 प्रिंसिपल्स होते हैं, एक सिफेलोकॉर्डल जो कि हेड टू टो है और दूसरा होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल मतलब अंदर से बाहर की तरफ, सेंटर टू पेरीफेरी। सेंटर टू पेरीफेरी मतलब बच्चे के फाइन मोटर स्किल्स बाद में डेवलप होते हैं, पहले वो बड़ी मसल्स के ऊपर अपना कंट्रोल करता है। पहला कंट्रोल उसका जो अपनी टॉर्सो पे आता है। आप देखेंगे छोटे बच्चों को अगर जब वो अपने किसी टॉय और किसी चीज़ से खेल रहे होते हैं तो वो अपना हाथ आगे बढ़ा के फिंगर्स के थ्रू पहले नहीं लेते। पहले जब वो छोटे होते हैं तो अपनी पूरी बॉडी को घुमाकर उस चीज़ को पकड़ने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे फिजिकल मैच्योरेशन आता है, उनकी बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं और फिर वो पूरा नहीं घूमते और सिर्फ हाथ बढ़ाकर उस चीज़ को उठा लेते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पर साइज में, स्ट्रेंथ में और वेट में चेंजेस आते हैं। अब हम बात करते हैं मोटर डेवलपमेंट की। मोटर डेवलपमेंट के अंदर बात करेंगे हम फाइन मोटर स्किल्स की और ग्रॉस मोटर। फाइन मोटर स्किल्स जिसके अंदर स्मॉल मसल मूवमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स जिनके अंदर बड़े मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम बात करें छोटे बच्चों की तो आप देखेंगे कि जो छोटे बच्चे होते हैं जब वो शुरू में चलना सीखते हैं या दौड़ना सीखते हैं तो आप देखेंगे वो भागते भागते ऐसा लगता है कि अभी गिर जाएंगे, पर जब वो थोड़े बड़े होते हैं तो उनका चलने का तरीका और उनके भागने के तरीके में एक परफेक्शन आप देख सकते हैं। तो ये चेंजेस होते हैं जो उनकी एज के साथ आते हैं। उनके अंदर वो चीज़, वो काबिलियत धीरे धीरे इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है। इसी तरह उनके साथ फाइन मोटर स्किल्स में भी होता है। किसी चीज़ को काम करते समय वो पहले पूरा हाथ बढ़ाते हैं, फिर वो धीरे से अपनी उंगलियों के थ्रू उनको काम को कर लेते हैं। इसी तरह से आप देखेंगे धीरे धीरे उनका जो काम होता है वो बहुत अच्छा और बेहतर होना शुरू हो जाता है। आइए बात करते हैं बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट की और उसको समझने की कोशिश करते हैं। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग इन दोनों स्टेजेस के लिए जीन पियाजे ने अलग अलग स्टेज को नाम दिया है। 2 से 6 साल के बच्चों की स्टेज को उन्होंने नाम दिया है प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसी तरह से 7 से 11 साल के बच्चों की स्टेज को उन्होंने नाम दिया है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अब इस कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि किस तरह से एक छोटे बच्चे के सोचने समझने के तरीके में बड़े होने के बाद फ़र्क आ जाता है। इसे आप अपने आसपास भी देख सकते हैं कि किस तरह से छोटा सा बच्चा आपको काम करता हुआ दिखाई देता है। आप उससे बातचीत के दौरान आप उसका देख सकते हैं कि किस तरह से उसका डेवलपमेंट हुआ है इंटेलेक्चुअल, और उसी तरह से आप उसको बड़े बच्चे के साथ कंपेयर करके देख सकते हैं। आप खुद इस एज ग्रुप से गुजर चुके हैं तो आप इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर्स को याद रखना और समझना बहुत ज़रूरी है। तो शुरुआत करते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज से और इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स से। सबसे पहले जब बच्चा छोटा होता है, 2 से 6 साल के एज ग्रुप के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है। यहाँ पर एक स्पेशल करेक्टरिस्टिक जो बच्चे के अंदर देखा जाता है वो होता है बच्चा ईगो सेंट्रिक होता है। ईगो सेंट्रिक मतलब उसकी सारी अटेंशन अपने ऊपर ही फोकस होती है। वो कैसे सोच रहा है
वो सिर्फ उसी के ऊपर ध्यान रखता है, वो ये चीज़ नहीं ध्यान रख पाता कि दूसरा सामने वाला कैसा सोच रहा है। तो उसके जो सारे थॉट्स हैं सारे अपने ऊपर ही सेंटर्ड होते हैं, इसीलिए हम उसको ईगो सेंट्रिक कहते हैं। वो दूसरे का पर्सपेक्टिव क्या है, दूसरे का व्यू क्या है, इस चीज़ को नहीं सोच पाता। दूसरी जो एक चीज़ है वो होती है करेक्टरिस्टिक इस फीचर का, एनिमिज्म। एनिमिज्म मतलब बच्चा सोचता है कि कोई भी इनएनिमेट चीज़ है, जैसे कोई फर्नीचर है, कोई टेबल है, कोई कुर्सी है, या कोई भी इस तरह की चीज़ है, तो उसके अंदर भी जान है। इसको आपने देखा होगा कि खेलते खेलते अगर बच्चा गिर जाता है तो कई बार उसकी मम्मी भी उसको कह देती है, अच्छा तुम गिर गए, अच्छा हाथ मार दो इसे, अच्छा इसकी हप कर दो। तो ये बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, बच्चा इस उम्र में समझता है कि अगर इस चीज़ ने मुझे चोट पहुंचाई है और अगर मैं उसको दोबारा मार दूंगा तो उसे भी चोट लगेगी, वो भी दर्द अनुभव करेगा। प्री ऑपरेशनल स्टेज का एक और जो इम्पॉर्टेंट फीचर है वो है सेंट्रेशन। इसमें बच्चा किसी एक सिंगल करेक्टरिस्टिक फीचर के ऊपर ही फोकस कर पाता है और दूसरे फीचर के ऊपर ध्यान नहीं दे पाता। मतलब उसका ध्यान किसी एक ही तरफ केंद्रित होता है और दूसरी तरफ केंद्रित नहीं होता। इसके लिए अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए और इस चीज़ को देखा गया। जैसे एक छोटे बच्चे को अगर उसके सामने 2 ग्लासेस हैं और एक बड़े ग्लास से दूसरे पतले और लंबे ग्लास के अंदर पानी डाल दिया जाए और उससे पूछा जाए कि दोनों में से किसके अंदर पानी ज़्यादा है, तो अगर वो लंबाई के ऊपर ही ध्यान केंद्रित करता है तो वो बोलता है इसी वाले ग्लास में पानी ज़्यादा है, क्योंकि वो उस ग्लास की उसकी हाइट के ऊपर ध्यान देता है और वो उसी के बेसिस पर अपना आंसर दे देता है। तो किसी एक सिंगल करेक्टरिस्टिक पर ही वो फोकस कर पाता है। वो ये नहीं देख पाता कि जितना पानी डाला था उतना ही पानी दूसरे ग्लास में डाला गया है और ये ग्लास मोटा है, चौड़ा है, पर दूसरा ग्लास पतला और लंबा है, पर पानी तो सेम है। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच पाता। वो सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस कर पाता है, किसी एक सिंगल फीचर पर, और उसी के बेसिस पर अपना आंसर देता है। एक और चीज़ जो आपको याद रखनी है कि जैसे जैसे बच्चा इस एज ग्रुप से बाहर आता है और बड़ा हो जाता है, वो कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में आ जाता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में आने के बाद बच्चा ईगो सेंट्रिक नहीं रहता, बच्चा सोशियो सेंट्रिक हो जाता है। बच्चा अपने पर्सपेक्टिव के अलावा दूसरा सामने वाला कैसे सोच रहा है और क्या सोच रहा है उस चीज़ पर भी ध्यान केंद्रित कर पाता है। बच्चे के अंदर अब एनिमिज्म नहीं रहता, मतलब बच्चे को ये समझ में आ जाता है कि कौन सी चीज़ लिविंग है और कौन सी चीज़ नॉन लिविंग है, तो एनिमिज्म भी ख़त्म हो जाता है। इसी तरह से बच्चा सेंट्रेशन वाली चीज़ को भी अच्छे तरीके से बड़ा होने के बाद समझ जाता है और तब वो किसी एक सिंगल फीचर पर ध्यान नहीं देता, बल्कि उसके सारे फीचर्स को ध्यान में रखकर उसी के अनुसार अपना जवाब देता है। एक और चीज़ आपको याद रखनी है, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ इरिवर्सिबिलिटी। प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर बच्चा किसी एक परिस्थिति को, किसी एक काम को वो दोबारा से कैसे दोहराई जा सकती है शुरुआत से, उस चीज़ को रिवर्स कर कर नहीं सोच पाता और उस तरीके से जवाब नहीं दे पाता। आइए बात करते हैं बच्चे के सोशो इमोशनल डेवलपमेंट की। जब बच्चा छोटा होता है धीरे धीरे उसका सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन बढ़ता है, उसका इमोशनल बॉन्ड्स बनते हैं, उसके दोस्त बनते हैं, उसके स्कूल में उसके टीचर्स के साथ उसके रिलेशंस बनते हैं। बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, वो अपने प्रति जागरूक होता है, वो सेल्फ अवेयर होता है, वो अपने रोल को सोसाइटी में क्या है उसको सोचना और समझना सीखता है। यहाँ पर बच्चा अपने जेंडर के बारे में भी जानता और समझता है कि मैं गर्ल हूँ कि मैं बॉय हूँ और मुझसे क्या एक्सपेक्टेड है। उसी तरह से उसका डेवलपमेंट होता है और वो उन रोल्स को फुलफिल करने की कोशिश करता है। यहाँ पर इरिक इरिक्सन की स्टेज होती है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। आपने देखा होगा छोटे से बच्चे बहुत सारी नई नई चीज़ों को ट्राई करना चाहते हैं, तो अगर उनको सपोर्ट किया जाए और उनके ऊपर ध्यान दिया जाए तो और उनको एनकरेज किया जाए, इनिशिएटिव लेने दिया जाए, तो बच्चों के अंदर एक बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती है और वो होती है इनिशिएटिव वाली स्टेज। वहीं पर अगर बच्चे की उसके एनकरेजमेंट उसको ना मिले और उसकी सारी कोशिशों को दबा दिया जाए, उसे डराया जाए, उसे डांटा जाए, तो बच्चा किसी तरह से गिल्ट में आ जाता है और वो कोशिशें नहीं कर पाता। तो याद रखेंगे यहाँ पर इरिक इरिक्सन की जो स्टेज होती है उसका नाम है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। थोड़े बड़े बच्चों के लिए इरिक इरिक्सन ने जो नेक्स्ट स्टेज दी है वो है इंडस्ट्री
वर्सेस इन्फीरियॉरिटी। आपने देखा होगा जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो नए नए स्किल्स और नई नई एबिलिटीज़ उनकी डेवलप होती हैं, उनको वो ट्राई करते हैं, उनको वो मास्टर करते हैं, वो बड़े इंडस्ट्रियस होते हैं। तो उन चीज़ों को अगर काम करने से उनको जो अचीवमेंट्स मिलते हैं उनके अंदर वो सेंस ऑफ इंडस्ट्रियसनेस आती है। वहीं पर अगर उनके अंदर वो स्किल्स डेवलप नहीं हो पाते और लोगों से कंपेयर करके वो ये फील करते हैं कि हम ये काम और ये चीज़ों को अच्छे से नहीं कर पा रहे, तो उनके अंदर फीलिंग ऑफ इन्फीरियॉरिटी आनी शुरू हो जाती है। इस चीज़ से कैसे बचा जा सकता है? इस चीज़ से बचा जा सकता है अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा कोशिश करने के लिए उसको प्रोत्साहित किया जाए, उसको नए नए मौके दिए जाएं, उसके काम करने को अप्रिशिएट किया जाए, तो बच्चे के अंदर इन्फीरियॉरिटी की भावना नहीं आएगी। आइए अब बात करते हैं कि बच्चे का मॉरल डेवलपमेंट कैसे होता है। बच्चा किस तरह से डिस्टिंग्विश करता है कि क्या सही है और क्या गलत है, किस चीज़ पर उसके वैल्यूज़ बिलीव्स उसके रेस्ट करते हैं। तो आइए समझते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है तो वो सारे बड़ों को खुश करने की कोशिश करता है। आप देखेंगे वो हर किसी से यही कहलवाना चाहता है कि आई एम अ गुड बॉय और आई एम अ गुड गर्ल। तो वो उसी रोल को प्ले करता है ताकि सारे बड़े जो अथॉरिटी फिगर्स हैं, सारे एडल्ट्स हैं, वो सब खुश रहें और उसे एक अच्छा बच्चा माने। पर धीरे 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 जब बच्चा बड़ा होना शुरू होता है तो बच्चे को समझ में आता है कि सोसाइटी के कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं, कुछ कायदे हैं और उनको हमें फॉलो करना है। तो वो धीरे धीरे उन रूल्स को फॉलो करता है, उन लॉज को फॉलो करता है और यही उसे राइट और रॉन्ग के बारे में सिखाते हैं। हमने ऑलरेडी प्री ऑपरेशनल स्टेज और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के बारे में डिटेल में बात कर ली है। प्री ऑपरेशनल के सारे फीचर्स के बारे में बात कर ली है, किस तरह से बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में पहुंच के क्या क्या चेंजेस आते हैं वो भी हमने बात कर ली है। एक दो और चीज़ें जो आपको याद रखनी है कि कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज के अंदर बच्चा अपने सामने जो भी कॉन्क्रीट चीज़ों को देखता है उन चीज़ों को मैनिपुलेट करके उनको लॉजिकली उनसे सोच के उनके कंक्लूजन्स निकाल सकता है। बच्चा यहाँ पर अच्छे तरीके से रैशनल थिंकिंग कर सकता है और लॉजिकल हो जाता है। बच्चे के अंदर कंजर्वेशन का स्किल आ जाता है। बच्चा ये देख सकता है कि अगर एक रोटी के पेड़े को अगर बेल के रोटी बनाई जाए तो उसको दोबारा से इकट्ठा करके अगर उसको पेड़ा बना लिया जाता है तो आटा उतना का उतना ही रहता है, वो कम या ज़्यादा नहीं हो जाता। इस तरह की चीज़ों को भी बच्चा समझ पाता है। कुछ नाम जो आपको याद रखने हैं वो इसमें है जीन पियाजे, जिनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर उन्होंने काफ़ी काम किया और डिफरेंट स्टेजेस दी, और जिनके हमने बात की है एरिक एरिक्सन और उनकी स्टेजेस के बारे में बात की है। उन्होंने थ्योरी दी साइको सोशल डेवलपमेंट की। इसी तरह मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी को लॉरेंस कोलबर्ग ने दिया और इसमें हमने बात की कि किस तरह से जो छोटा बच्चा होता है वो अथॉरिटी फिगर्स को खुश करने के लिए, रिवॉर्ड और पनिशमेंट के लिए, एक गुड बॉय और गुड गर्ल ओरिएंटेशन रखने के लिए किस तरह से बड़ों का कहना मानता है और उसी तरह से राइट और रॉन्ग को सीखता है। उसी तरह से वो बच्चा बड़ा होने के बाद धीरे धीरे उसे समझ में आता है कि सोसाइटी के रूल्स हैं और उन रूल्स को फॉलो करना है, वही गाइडलाइंस को फॉलो करना है। तो आपको ये नाम याद रखने, जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, एरिक एरिक्सन का साइको सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी के लिए और लॉरेंस कोलबर्ग का मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी के लिए। नेक्स्ट स्टेज का नाम है एडोलेसेंस और आप में से ज़्यादातर लोग उसी स्टेज के अंदर हैं, तो आप इस स्टेज के सारे करेक्टरिस्टिक्स को ऑलरेडी जानते हैं, पर फिर भी हम एक बार बात कर लेते हैं। इस टाइम पे आपके अंदर मैच्योरिटी आती है, आप बायोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली, कॉग्निटिवली और सोशली आप मैच्योर होते हैं। आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आपके काम करना शुरू कर देते हैं, आपके अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ इस समय होती है और आपके अंदर ये जो चीज़ें होती हैं ये आपके अंदर बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल बदलाव लाती हैं। आपके अंदर फिजिकल फीचर्स के अंदर चेंजेस आने की वजह से, आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज होने की वजह से, एडोलेसेंस को एक पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म भी कहते हैं। स्टॉर्म क्यों? क्योंकि एक तूफान की तरह यहाँ पे लगातार चेंजेस आ रहे होते हैं। फिजिकल बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे होते हैं, सोचने समझने में चेंजेस आ रहे होते हैं, एक कॉग्निटिवली आप इतना बेहतर तरीके से सोच पा रहे होते हैं और आपका सोशल सर्कल भी बढ़ रहा होता है। आपके ऊपर पेरेंट्स का इंप्रेशन कम होता है और आपके दोस्तों का इंप्रेशन ज़्यादा होता है, तो आप
बहुत सारी चीज़ों से गुजर रहे होते हैं, आप अपना सही गलत बहुत अच्छे से नहीं भी सोच पाते, सोचने की पूरी कोशिश करते हैं। कई बार आपके पेरेंट्स आपको कुछ चीज़ों को जो समझाते हैं वो आपको ठीक नहीं लगती, और आपका जो दोस्त आपको बता रहा होता है वो आपको ठीक लगता है। पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम होता है, जिसको आप अपने तरीके से समझने की कोशिश करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली चलते हैं। उसी के आगे आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। आपने इस स्टेज को कैसे हैंडल किया, इसको पॉजिटिवली लिया, इसके सारे डेवलपमेंटल टास्क जो साइकोलॉजिस्ट ने दिए हैं उनको कैसे कैसे अचीव किया, क्या उनके बीच में प्रॉब्लम्स आई, क्या आपने उन प्रॉब्लम्स को दूर कर पाए, इन सारी चीज़ों के बेसिस पर आपके आगे के डेवलपमेंट्स पे असर होता है। आइए बात करते हैं एडोलेसेंट के फिजिकल डेवलपमेंट की, और ड्यूरिंग इस स्टेजेस में क्या क्या चेंजेस आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सिग्निफिकेंट इंक्रीज होता है हाइट और वेट के अंदर। बच्चों के इंटरनल ऑर्गन के साइज में चेंजेस होते हैं, स्केलेटल और मस्कुलर सिस्टम के अंदर चेंजेस होते हैं। प्यूबर्टी इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, जिसके अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, हार्मोन्स रिलीज होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। प्राइमरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये सीधे रिलेटेड होते हैं हमारे मैच्योरेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन से, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये नॉन रिप्रोडक्टिव फिजिकल फीचर्स से रिलेटेड होते हैं, जैसे गर्ल्स के अंदर ब्रेस्ट डेवलपमेंट और बॉयज़ के अंदर फेशियल हेयर या उनकी आवाज़ के अंदर उनका चेंज आना। गर्ल्स में इसी एज के अंदर ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है। इसी एज के अंदर गर्ल्स और बॉयज़ के अंदर सेक्सुअल आइडेंटिटी डेवलप होती है, उनकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन डेवलप होती है, वही उसके सेक्सुअल बिहेवियर को गाइड करती है। बच्चों को इस समय अपनी बॉडी के अंदर जो चेंजेस आ रहे होते हैं उससे रिलेटेड उनके अंदर, उनके दिमाग में, उनके शरीर में बहुत कुछ चल रहा होता है। इस समय उनको प्रॉपरली सेक्स एजुकेशन देना और उनको गाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उनकी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे सोच होते हैं, अगर ये डाउट्स उनके क्लियर ना किए जाएं तो उसकी वजह से, उस इग्नोरेंस की वजह से उनको फ्यूचर में जाकर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हो सकती हैं या रिस्क ऑफ एड्स हो सकता है। इसीलिए पेरेंट्स, टीचर्स और काउंसलर्स को यंग एडोलेसेंट्स को ये कंसर्न उनको दिखाना चाहिए कि आपके अंदर ये जो बॉडीली चेंजेस हो रहे हैं ये बिल्कुल नॉर्मल और नेचुरल हैं, और उनके जो क्वेश्चंस और क्वेरीज हैं उनको आंसर करना चाहिए। आइए अब बात करते हैं एडोलेसेंट के कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। अभी तक हमने बात की थी प्री ऑपरेशनल स्टेज की और कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज की। अब यहाँ पर एडोलेसेंस के अंदर जो स्टेज है जीन पियाजे ने दी है, उस स्टेज का नाम है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, और यहाँ पर एडोलेसेंट अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी कर सकता है। बच्चा जैसे कॉन्क्रीट ऑपरेशन की स्टेज में सिर्फ कॉन्क्रीट चीज़ों को देखकर लॉजिकली उनको हैंडल करके और मैनिपुलेट करके अपने आंसर्स देता था, अब यहाँ पर एडोलेसेंट में आपकी थिंकिंग इम्प्रूव हो जाती है, आपकी कॉग्निटिव पावर्स इम्प्रूव हो जाती हैं। बच्चा इस एज के अंदर एब्स्ट्रैक्टली सोच सकता है, सिचुएशंस को बहुत अच्छे से लॉजिकली सोच के, एनालाइज करके और रैशनल तरीके से उन चीज़ों को डील कर सकता है। बेसिकली इस स्टेज के अंदर बच्चा एक साइंटिस्ट की तरह सोचता है, अलग अलग प्रॉब्लम्स को अलग अलग तरीके से कैसे सॉल्व किया जा सकता है, उनके क्या क्या पॉसिबल कोर्सेज ऑफ एक्शन हो सकते हैं, किस तरीके से उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है, इस तरह से उसकी सोच होती है। कुछ कॉग्निटिव एबिलिटीज़ उसकी इस टाइम पर बढ़ जाती हैं। एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है इस टाइम पर हाइटेंड सेल्फ अवेयरनेस, मतलब न्यू फीलिंग्स ऑफ ईगोसेंट्रिज्म बच्चे के अंदर डेवलप होती है। ये क्या होती है, इसको अपने आप से कोरिलेट करके देखिए। एडोलेसेंट समझते हैं कि सबसे ज़्यादा उन्हीं को आता है, और जो वो कर रहे हैं और वो जो जितना जानते हैं वही सब ठीक है और बाकी सब कुछ गलत है। क्या आपके अंदर कभी ऐसे हाइटेंड सेल्फ अवेयरनेस की फीलिंग आई है? क्या आपके अंदर ये न्यू फीलिंग ऑफ ईगोसेंट्रिज्म आई है? क्या आपने कभी सोचा है कि मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, मेरे पेरेंट्स जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, मेरी जो टीचर कह रही है उसे तो पता ही नहीं है जिस तरीके से मैं सोच रहा हूँ। तो ये हाइटेंड सेल्फ अवेयरनेस को हम यहाँ पे न्यू फीलिंग ऑफ ईगोसेंट्रिज्म कहते हैं, जो कि एडोलेसेंस के अंदर आ जाती है। चलिए आपको आप ही के बारे में दो बड़ी और इंटरेस्टिंग चीज़ें बताते हैं जो एडोलेसेंट की स्टेज में होती हैं। डेविड एल्काइन जो कि स्टूडेंट थे पियाजे के,
उन्होंने कहा कि ईगो सेंट्रिक के इस स्टेज के अंदर दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है इमेजिनरी ऑडियंस और दूसरा होता है पर्सनल फेबल। इसको समझने की कोशिश करते हैं ये एक्चुअली है क्या चीज़। इमेजिनरी ऑडियंस के अंदर एडोलेसेंट्स जनरली ये बिलीव करते हैं, हाईली वो सेल्फ कॉन्शियस होते हैं और उन्हें ये लगता है हर कोई उन्हीं को नोटिस कर रहा है। आपने देखा होगा अगर किसी ऐड के अंदर एक लड़की का छोटा सा पिंपल आ गया है तो वो कितनी परेशान हो जाती है कि मुझे पार्टी में जाना है, उसका सारा ध्यान उसी पिंपल के ऊपर रहता है, उसे लगता है सब यही पिंपल की तरफ ही देखेंगे। तो इस तरीके की उसकी अपनी सोच हो जाती है, उसे लगता है कि मैं जहाँ पर जाऊँगी सब पहले मुझे ही देखेंगे, तो वो अपने आप को एक ऐसे परसीव कर लेते हैं कि मेरी बहुत बड़ी ऑडियंस है और सब कुछ मुझे ही देखा जा रहा है। एक और जो ईगो सेंट्रिक का कंपोनेंट है वो है पर्सनल फेबल। ये बेसिकली क्या है, ये है एडोलेसेंट का सोचना कि मैं बहुत यूनिक हूँ और जो मैं सोचता हूँ वो सामने वाला नहीं सोच सकता और जो मैं सोच रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है। इसी चीज़ को प्रूव करने के लिए वो अलग अलग अपनी स्टोरीज़ को वीव करते हैं और उसी को सच समझते हैं। बेसिकली एक कॉग्निटिव लिमिटेशन है जो इस एज ग्रुप के अंदर होती है, बड़े होने के बाद ये नहीं रहती, बट इसके बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। कई बार एक एडोलेसेंट अपने आप को इन्वॉल्व कर लेता है बड़ी रिस्क टेकिंग चीज़ों के अंदर, जैसे ड्रग्स में इन्वॉल्व हो जाना या ड्राइव करना बड़े रेकलेसली, किसी भी तरीके से प्रिकॉशंस ना लेना। तो ये सब चीज़ें हैं जो ईगोसेंट्रिक फेबल, अपने ऊपर जो सेंटर्ड रहना, अपने आप को यूनिक समझना और उसकी वजह से रिस्क ले लेना, इसके बड़े सारे सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ये एज है एक तरह से सेल्फ एब्जॉर्प्शन की, जहाँ पर एडोलेसेंट्स अपने तरीके से जो वर्ल्ड को परसीव कर रहे होते हैं उनको लगता है बस यही करेक्ट है, बाकी सब कुछ तो गलत है। वो लॉजिकली हो चुके होते हैं मैच्योर, कॉग्निटिव उनके थिंकिंग के अंदर फ़र्क आ चुका होता है, बट उनके अंदर एक नई सेंटर ऑफ ईगोसेंट्रिक जो थॉट्स होते हैं, जो उनके कंपोनेंट्स होते हैं जैसे इमेजिनरी ऑडियंस और पर्सनल फेबल, इसकी वजह से कई बार वो रिस्क टेकिंग चीज़ों के अंदर चले जाते हैं। तो अगर ये पहले से पता हो कि ये एक नेचुरल फिनोमिना है, इस एज ग्रुप में आता है और उस चीज़ से बचा जाए या पेरेंट्स की तरफ से या टीचर्स की तरफ से एडोलेसेंट्स को अवेयर किया जाए, तो नेचुरली आप बड़ी समझदारी से इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। आइए बात करते हैं एडोलेसेंट के सोशल डेवलपमेंट की। इरिक एरिक्सन के अकॉर्डिंग इस स्टेज को हम आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन की स्टेज कहते हैं। इस एज के अंदर एक एडोलेसेंट अपनी आइडेंटिटी को डेवलप कर रहा होता है और वो जो नए नए एक्सपीरियंस ले रहा होता है वो अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करता है और अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहता है। वो फिट इन भी होना चाहता है बट एक यूनिक इंडिविजुअल हूँ और अपने आप को, अपनी इंडिपेंडेंस को प्रूव करना चाहता है। अगर उसे रीइंफोर्समेंट मिलता है और वो अपने एबिलिटीज़ और स्किल्स को प्रूव करके दिखाता है तो उसमें सेंस ऑफ आइडेंटिटी आती है और वो अपने आप को एस्टैब्लिश कर पाता है। वहीं पर अगर अपने टास्क को वो अचीव नहीं कर पाता, अपने लोगों के साथ अच्छे से मिक्सअप नहीं हो पाता, अपने स्किल्स को अच्छे से नहीं दिखा पाता, तो उसके अंदर ये कमी आ जाती है। उसे लगता है कि मैं अपने रोल को अच्छे से प्ले नहीं कर पा रहा और वो कंफ्यूज हो जाता है। बेसिक इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहा होता है, हु एम आई। वो अपने आप को एक यूनिक इंडिविजुअल प्रूव करके दिखाना चाहता है। एडोलेसेंट की फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिटी को इन्फ्लुएंस करने वाले कुछ फैक्टर्स होते हैं और उन फैक्टर्स में कल्चरल बैकग्राउंड, फैमिली और सोसाइटल वैल्यूज़, एथनिक बैकग्राउंड, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ये सब आते हैं। आपने देखा होगा कुछ फैमिली के अंदर यंग बच्चों को ये फ्रीडम दी जाती है कि वो कौन सा कैरियर चूज़ करना चाहते हैं और वहीं पर कुछ फैमिलीज़ के अंदर ये फ्रीडम यंग बच्चों को नहीं दी जाती। इसी तरह से कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको एडोलेसेंट्स फेस करते हैं और वो हमारे लिए मेजर कंसर्न का इशू है। इन प्रॉब्लम्स के अंदर जो आती हैं मेन, वो आपको याद रखनी है, जो आपकी कोर्स बुक में दी हैं, वो है डेलिक्वेंसी, एक है सब्सटेंस अब्यूज़ और एक है ईटिंग डिसऑर्डर्स। डेलिक्वेंसी होता है बिहेवियर का नॉर्मल से अलग हटके होना, किसी भी तरह से लीगल ऑफेंसेस या क्रिमिनल एक्ट्स के अंदर इन्वॉल्व होना, जैसे बच्चे का स्कूल को मिस करना, घर से भाग जाना, चोरी करना और किसी भी तरह के क्रिमिनल एक्ट्स के अंदर इन्वॉल्व होना, ये सब डेलिक्वेंट बिहेवियर के अंदर आता है। ये होता है बिकॉज ऑफ नेगेटिव सेल्फ आइडेंटिटी और बच्चे को देखा गया है कि उसके अंदर कम भरोसा होता है सोसाइटी को लेकर, पेरेंट्स को लेकर या दोस्तों को लेकर। उसके जनरली जो अचीवमेंट लेवल्स हो वो भी कम होते हैं, उसको पेरेंट्स से कम सपोर्ट मिला होता है और उसे फैमिली के अंदर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं।
अगर कोशिश की जाए और पीयर ग्रुप बदला जाए और बच्चों को इम्प्रूव करने के मौके दिए जाएं, तो नेचुरली इन बच्चों को इन गलत चीज़ों से निकाल के उनको अच्छा बनने का मौका दिया जा सकता है और उससे ये डेलिक्वेंट बिहेवियर कम भी हो सकता है। इसी तरह से बात करें सब्सटेंस अब्यूज़ की, तो इसमें कोपिंग स्किल्स और रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है। कई बार बच्चे अपने दोस्तों के बहकावे में आकर कुछ नई नई चीज़ों को ट्राई करते हैं और ड्रग्स वगैरह में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ऐसा वही बच्चे करते हैं जिनकी अपनी आइडेंटिटी प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाती और वो दूसरों को इन्फ्लुएंस करने के लिए या दूसरों को खुश करने के लिए, अपने दोस्तों को खुश करने के लिए उन चीज़ों को ट्राई करते हैं। अगर आप अपने दोस्तों को जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इन चीज़ों को ट्राई करो, अगर आप उनको बहुत पोलाइट तरीके से कह दो कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड, तो आप इस चीज़ों से बच सकते हैं। एडोलेसेंस का जो इस स्टेज का थर्ड मेजर कंसर्न है वो है ईटिंग डिसऑर्डर्स। आपने देखा होगा कि जो एडोलेसेंस हैं वो जनरली ओवर ऑब्सेस रहते हैं अपने लुक से, कि मैं कैसा दिखाई देता हूँ और दूसरे क्या मुझसे इम्प्रेस होते हैं कि नहीं। इसी के चक्कर में वो कई बार कुछ ईटिंग डिसऑर्डर्स उनके अंदर डेवलप हो जाते हैं। एक ईटिंग डिसऑर्डर का नाम है एनोरेक्सिया नर्वोसा। इसके अंदर क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा पतले से पतले रहना चाहते हैं, जिसकी वजह से आप भूखे रहते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं और आपको हमेशा ये डर लगा रहता है कि कहीं मेरा वज़न ना बढ़ जाए। तो इस बीमारी का नाम है एनोरेक्सिया नर्वोसा। जो दूसरी ईटिंग डिसऑर्डर है वो है बुलिमिया। इसके अंदर क्या करते हैं, आप बिंज ईटिंग करते हैं। पहले तो आप खा लेते हैं और उसके बाद आप उस खाने को निकाल के वॉमिट करते हैं। तो इस तरह से आप अपने आप को पतला रखने की कोशिश करते हैं। जो बिंज ईटिंग होती है वो आपका आउट ऑफ कंट्रोल ईटिंग होती है और वो आप सीक्रेसी में करते हैं, सीक्रेट होके करते हैं, किसी के सामने नहीं खाते, आप अलग से छुप के खाते हैं। पर वो इतना ज़्यादा कंपल्शन होता है कि आप उस चीज़ को रोक नहीं पाते और बाद में आप बुरा महसूस करते हैं। तो आज हमने इसके अंदर एडोलेसेंस के अंदर आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया। अब आपको अपने आप को बेहतर तरीके से समझने में आसानी होगी। आई होप कि इससे आपको मदद भी मिलेगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेज के ऊपर, जो है हमारी एडल्टहुड और ओल्ड एज। चलिए हम पहुंच गए अपनी नेक्स्ट स्टेज पर, जो कि है एडल्टहुड। एडल्टहुड की हम बात करें तो अगर आपसे कॉमनली पूछा जाए कि एडल्ट कौन है, तो आपके दिमाग में भी वही आएगा कि जो भी इंसान मैच्योर है, रिस्पॉन्सिबल है, सेल्फ सपोर्टिंग है, ये एडल्ट है। एडल्टहुड के अंदर आप फिजिकल स्टेज के अंदर आप अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के अंदर पीक पर होते हैं, आप हेल्थीएस्ट होते हैं, आपके बॉडी ऑर्गन सबसे ज़्यादा अच्छे से काम कर रहे होते हैं। यहाँ पर जो चैलेंजेस होते हैं वो चैलेंजेस होते हैं कैरियर और वर्क से रिलेटेड। यहाँ पर चैलेंजेस होते हैं मैरिज को लेकर, यहाँ पर चैलेंजेस होते हैं पेरेंटहुड और फैमिली को लेकर। आइए इनको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो चैलेंज होता है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थीम होता है, वो होता है कैरियर और वर्क। अपने लिए प्रोफेशन चूज़ करना, उस जॉब के अंदर सस्टेन करना, अपने आप को उस जॉब के अंदर प्रूव करके दिखाना। यहाँ पर कंपटीशन भी होता है, आपको अपने आप को प्रूव भी करके दिखाना होता है अपने एम्प्लॉयर्स को, और खुद भी आपको अपनी एक इमेज बनानी होती है। नेक्स्ट जो चैलेंज होता है वो होता है पेरेंटहुड और फैमिली का और मैरिज का। इसी समय पर आप डिसीजन लेते हैं, अपने पार्टनर को चूज़ करते हैं जिसके साथ आप मैरिज करना चाहते हैं, और फिर आप डिसाइड करते हैं कि कब आप फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं। और जब आप फैमिली स्टार्ट करते हैं तो आप बच्चों को, उनको बड़ा करने में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से प्ले करने में आप उस पर ध्यान देते हैं। कई बार कुछ मैरिड कपल्स के लिए पेरेंटहुड एक स्ट्रेसफुल ट्रांजिशन होता है, जहां पर वो नए नए पेरेंट्स बने होते हैं, उनको पता नहीं होता कि बच्चों को कैसे बड़ा करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है बच्चों के साथ। ये ट्रांजिशन स्मूथ भी हो जाता है अगर पेरेंट्स और फैमिली का सपोर्ट मिले, और अगर मैरिड कपल हैप्पी है तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर कर कर और नई चीज़ों को सीख कर अपने बच्चों को बहुत अच्छे से बड़ा कर पाते हैं। तब ये ट्रांजिशन बड़ा स्मूथ हो जाता है और स्ट्रेसफुल नहीं होता। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। जैसे हमें दिखाई कम देता है, चीज़ों के प्रति हमारी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, हियरिंग लॉस होना शुरू हो जाता है, फिजिकल अपीयरेंस के अंदर हमारे अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। फिजिकल पोस्चर अब वैसे स्ट्रेट और इरेक्ट नहीं रहता, थोड़ा सा हम झुक के चलने लगते हैं। तो ये सारा होता है एजिंग की वजह से। बालों का उड़ते चले जाना, वेट का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, हाइट का श्रिंक हो जाना, तो ये सारे चेंजेस हमारे अंदर आने शुरू होते हैं जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती चली जाती है।
एज बढ़ने के साथ सारी चीज़ें कम ही नहीं होती, कुछ चीज़ें बढ़ भी जाती हैं। हमारी नॉलेज इम्प्रूव हो जाती है, हमारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस बढ़ने की वजह से हम ज़्यादा समझदार हो जाते हैं, हम चीज़ों को बहुत अच्छे से हमारी कोपिंग स्ट्रैटेजीज बहुत इम्प्रूव हो जाती हैं, हम नए रोल्स के अंदर आ जाते हैं। ओल्ड एज के अंदर आपके नए रोल्स कौन से होते हैं? ग्रैंड पेरेंट्स के रोल होते हैं। आप बहुत इंजॉय करते हैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ, तो ये नए रोल्स के अंदर आप बहुत चीज़ों को नई चीज़ों को सीखते हैं। ओल्ड एज के अंदर हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है, हमारी सस्पेक्टेबिलिटी टू इन्फेक्शंस और डिजीजेस बढ़ जाती है। हमारी एजिंग के साथ हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। ये चेंजेस एक्सटर्नल चेंजेस भी होते हैं, ये चेंजेस इंटरनल चेंजेस भी होते हैं, और ये हमारी सेंसरी कैपेबिलिटीज़ के अंदर भी चेंजेस होते हैं। कुछ चैलेंजेस जो इस एज के अंदर आते हैं वो रिलेटेड होते हैं रिटायरमेंट से, विडोहुड से, इलनेस या डेथ से। रिटायरमेंट के बाद ये वाला पीरियड बड़ा मुश्किल होता है। इस दौर में जहाँ पर आप पूरी ज़िंदगी काम करते आए होते हैं, सडनली एक पर्टिकुलर एज के बाद आपको रिटायर होकर घर बैठना, आप उस चीज़ से एडजस्ट नहीं कर पाते, ये आपके लिए एक चैलेंज होता है। वहीं पर आपके एक पार्टनर की डेथ हो जाना, विडोहुड, ये भी आपके लिए एक चैलेंज होता है ओल्ड एज में, जहाँ पर आप जिस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा जानते और समझते हैं, जिसके साथ आपने पूरी ज़िंदगी गुजारी है, अचानक उसके चले जाने से, उसकी डेथ हो जाने से आप अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते हैं। इसी तरह से आपकी अपनी हेल्थ, कई बार बीमारी और इलनेस की वजह से आपके अंदर जो कमी आती है, उससे आप अपने आप को बड़ा डिप्रेसिव फील करते हैं। आपको पता नहीं चलता कि किस तरह से बाकी की ज़िंदगी गुजरेगी। इस तरह से आपकी एजिंग ये आपकी एक्चुअली डिपेंड करती है कि आप उसको कैसे व्यू करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस हैं, कौन से सिचुएशंस हैं जिनको ओल्ड एज में डील करना पड़ता है। जो लोग इस ओल्ड एज को पॉजिटिवली एम्ब्रेस करते हैं, वो उस फेज़ को एंजॉय करते हैं, अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, कम्युनिटी को हेल्प करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, और अपनी बाकी बची हुई ज़िंदगी को खूब अच्छे से एंजॉय करते हैं और अपनी हॉबीज़ के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं। वहीं जो लोग इसको बड़े नेगेटिवली व्यू करते हैं कि ओल्ड एज आ गई, अब क्या, अब तो ये मुश्किल वो मुश्किल, तो वो उनको एडजस्टमेंट करने में भी प्रॉब्लम होती है, बड़ा अपने हमेशा डरते रहते हैं, बड़ा लोनली फील करते हैं और बड़े डिप्रेसिव से हो जाते हैं। इसी के साथ ही हमारा चैप्टर 4 ह्यूमन डेवलपमेंट हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। हमने सारी स्टेजेस को कवर कर लिया, सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स को कवर कर लिया और इनके सारे चैलेंजेस के बारे में बात कर ली। आई होप इससे आपको मदद मिलेगी। मैंने बहुत कोशिश की कि कम से कम बोलूँ, पर इंपॉर्टेंट फीचर्स को और इंपॉर्टेंट चैलेंजेस को तो कवर करना ही था। इस चक्कर में ये वीडियो थोड़ा सा लंबा तो हो गया है, पर आशा करती हूँ कि इससे आपको मदद मिलेगी।